हेलो दोस्तों, पिछली क्लासों में हम चर्चा कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो पहले हम उसको स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का रिकैप कर लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो दोस्तों हमने बात की थी बॉडी फ्लूइड टू टाइप्स के होते हैं। हमारे शरीर में जो कंप्लीट बॉडी फ्लूइड पाया जाता है तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टू पार्ट्स में जो हम बात कर रहे थे, एक क्या होता है आईसीएफ और दूसरा जो होता है हमारा ईसीएफ। आईसीएफ वे फ्लूइड मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर मीन्स ये है कि जो कोशिकाओं के भीतर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं। तो ऐसे फ्लूइड मटेरियल को हम क्या इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और वे फ्लूइड मटेरियल जो सेल से बाहर प्रेजेंट होते हैं या टिश्यू के मध्य प्रेजेंट होते हैं या किसी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, बाह्य कोशिकीय तरल कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंतर्गत आता है जैसे साइनोवियल फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया। ये सारे जो फ्लूइड होते हैं ये आते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को कवर किया। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी जो हमारे होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन का मीनिंग यहाँ पर होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है स्थानांतरण, जिसको हम क्या परिवहन कहते हैं, परिवहन। तो दोस्तों परिवहन का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को या किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो क्या यही मीनिंग होता है हमारे सर्कुलेशन का? तो जस्ट यही मीनिंग होता है एनी सब्सटेंस हमारी बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जो हमारा कहलाता है, वही कहलाता है क्या ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में कोई भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कोई भी फूड अगर हम क्या इंटेक करते हैं तो जो हमारा बॉडी होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम कोई फूड जब क्या इंटर करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बड़ी आंत होती है और जो कि हमारी छोटी आंत होती है ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम आपको बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो छोटी आंत होती है इसमें क्या होता है, हमारे ये जो बड़ी आंत होती है इसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं वो इंटर कर जाते हैं। हमारा जो है ये हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ से निकलते हैं क्या वेन्स निकली होती हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये वेन्स क्या होती हैं, ऐसे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से पदार्थ जो होता है वेन्स टिश्यू में जाकर के ऐसे पतली पतली फाइन नेटवर्क जैसी संरचना बना देती हैं, मतलब जाल जैसी संरचना बना देती है, छोटी छोटी पतली पतली केशिकाओं की, जिसको हम केशिका कहते हैं। तो एक पोषक पदार्थ जब यहाँ से सीधे चले जाते हैं ब्लड में, और ये पोषक पदार्थ जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज चला जाता है सीधे ब्लड में। अब जब ग्लूकोज ब्लड में चला गया, ऐसे ही क्या होता है जैसे हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट हैं और तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर में उसे नॉर्मली बना रहा हूँ। तो ये लंग्स में जैसे हम कोई गैस इंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। तो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके ब्लड में चली जाती है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है और यहीं पर क्या होता है CO2, जो CO2 होता है यहाँ से निकल के लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू के बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए ये जो ग्लूकोज वाला पदार्थ है, अब ये क्या होता है, यहाँ से जाता है हमारे यहाँ से जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्ब होकर के जाता है लीवर में। अब देखिए अब वहाँ इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ
आंत में ग्लूकोज अवशोषित हुआ, आंत से अब हो जाता है लीवर में। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी आंत है, आंत से ब्लड को लीवर, आंत से ग्लूकोज को लीवर तक ले गया बॉडी फ्लूइड, जिसको हम क्या हमारी बॉडी में होता है ब्लड, ब्लड के थ्रू क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में, हमारी कंप्लीट बॉडी में जो हमारी सेल होती हैं उनको ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन करने के लिए आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को हमारी कंप्लीट बॉडी में जो सेल होती है उनको जरूरत होती है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के ब्लड में, ब्लड के थ्रू अब क्या ये हार्ट में जाएगी, उसके बाद क्या हार्ट पंप करेगा, हार्ट पंप करेगा तो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी कंप्लीट बॉडी में, हमारी कंप्लीट बॉडी में टिश्यू तक ब्लड के थ्रू सिर्फ टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। उसके बाद जो होता है कि वहां पर जो टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से जो कैपिलरी होते हैं, कैपिलरी के माध्यम से हमारे कोशिकाओं के मध्य या कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो दोस्तों ये होता है क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी पदार्थ है जैसे हार्मोन्स हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुआ, जो हमारा वेस्ट, जो हमारे वृक्क बनाता है, उत्सर्जी उत्पाद, इन सब कोई भी पदार्थ हो हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए ब्लड की आवश्यकता होती है या बॉडी फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, स्थानांतरण ही क्या कहलाता है हमारा परिवहन या सर्कुलेशन। अब तो दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसको हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। कल मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्या होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों दूसरा होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र को मैंने बताया था, जैसे ए आपका हार्ट है, अब हार्ट से यहाँ से ब्लड वेसल्स निकली, जिसको हम क्या मान चलो यहाँ पर हम बोलते हैं, इसको आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होता है, अब ब्लड यहाँ से मूव करते हुए जाएगा हमारे टिश्यू तक। मान लो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है, या मैं कह दूं ये टिश्यू है। यहाँ पर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है वो क्या होता है कि इन टिश्यू में यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड आ जाता है। अब इस ब्लड के थ्रू कोई भी मटेरियल आया होगा तो इस टिश्यू के संपर्क में आ जाएगा। अब टिश्यू में उपस्थित सभी कोशिकाएं कोई भी पदार्थ को जिस पदार्थ की इनको आवश्यकता होगी वो सभी पदार्थ इसमें इंटर कर लिया जाएगा। तो ये कोशिकाएं क्या करेंगी, कोई पदार्थ जो यहाँ पर आया होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर में टिश्यू की कोशिकाएं हैं, तो कोई भी पदार्थ जो आया है वो सभी क्या इन टिश्यू को मिल जाएगा। जो कोशिकाएं प्रेजेंट है वो सभी पदार्थ को यहाँ से इंटेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्लड डायरेक्ट कोशिकाओं के संपर्क में आ गया, ऊतक के संपर्क में आ गया। अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें तो प्रेशर होता है, लेकिन अब इसके आगे प्रेशर नहीं होता, तो यहाँ से एक पोर द्वारा ब्लड फिर से हार्ट में सप्लाई हो जाता है। तो इस पोर को मैंने बताया था ऑस्टिया कहते हैं। और मैंने बताया था कि जो यहाँ पर हमारा ब्लड है और इन कोशिकाओं के मध्य, अभी भी मैंने बताया तो जो ऊतक होते हैं, ऊतक द्रव भी होता है, ऊतकों के मध्य जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं ऊतक द्रव। तो यहाँ पर ऊतक द्रव था क्योंकि ऊतक था और इसमें आया ब्लड, तो ऊतक द्रव और क्या ब्लड जो हमारा रुधिर है मिल करके टिश्यू फ्लूइड और जो हमारा क्या था यहाँ पर ब्लड मिल करके ये बना देते हैं हीमोलिम्फ। कल मैंने बात की थी हीमोलिम्फ बना देते हैं। और दोस्तों ये हीमोलिम्फ जिस कैविटी में प्रेजेंट है, ये जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं हीमोसील कैविटी। या जो जंतु होते हैं, जिन जंतुओं में
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उनकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जहां पर टिश्यू ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस कैविटी को हीमोसील कैविटी कहा जाता है और उसके अंदर जो हमारा हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है या जो ब्लड होता है प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू पोषक पदार्थ या अन्य पदार्थ को यूज किया जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वहां पर छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे ये हार्ट होता है, अब हार्ट से आर्टरी निकलेगा और आर्टरी ये बार बार बढ़ जाता है दोस्तों, ये बार बार बढ़ जाता है और पतले पतले से संरचनाएं बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्टियोल बनता है, आर्टियोल के बाद क्या बन जाते हैं कैपिलरीज। अब देखिए ये कैपिलरीज बन गई, अब इनके बीच बीच में यहाँ पर क्या है ऊतक है, कोशिकाएं हैं। अब जब ऊतक है तो वहां पर क्या है कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ऊतक की कोशिकाएं होंगी, यहाँ पर भी ऊतक की कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा ब्लड आ रहा है वो आ रहा है कैपिलरीज में, एक कैपिलरीज में जा रहा है, लेकिन जो हमारी कोशिकाएं हैं वो डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी कोशिकाएं डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में नहीं है, तो जो इसमें आया हुआ ग्लूकोज होगा या गैसेस होंगी या जो हार्मोन्स होगा वो सभी इन कैपिलरीज के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा इन ऊतकों में, अर्थात ऊतक द्रव में, और इन ऊतक द्रव के थ्रू कहां पर चल जाएंगे कोशिकाओं में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ट्रांसपोर्टेड है जो मटेरियल है या जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्टली कोशिकाओं के संपर्क में, और यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्टली कोशिकाओं के संपर्क नहीं है, अर्थात हमारा ब्लड जो होता है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो हमेशा कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के बीच में ही रहता है, ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं जाता है। लेकिन जो हमारे ऊतक है या कोशिकाएं हैं उनके डायरेक्टली संपर्क में नहीं आता है। लेकिन जो हमारा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। अब देखिए ये कैपिलरीज बार बार फिर से ऑर्गेनाइज होकर के जुड़ करके बनाती हैं वेन, इसको वेन्यूल कहेंगे, फिर यहाँ पर बन जाएगा क्या वेन, और वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कोशिकाएं जो ग्लूकोज था उसको लिए, जो ऑक्सीजन था उसको ले लिए, लेकिन जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के पश्चात मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि CO2 का प्रोडक्शन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये कोशिकाएं इसी ब्लड में छोड़ देती हैं, कैपिलरी में डाल देती हैं। तो इस कैपिलरी के थ्रू जो CO2 युक्त ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर जाता है लंग्स में, जहां पर क्या होता है प्योर्ड हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है हमारा क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमेशा ब्लड किसमें रहता है वेसल्स में रहता है, यहाँ पर क्या ब्लड डायरेक्टली टिश्यू के संपर्क में आ जाता है। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा सा है कि ये अगर क्या ब्लड हमेशा जो ट्यूब में है तो इसका प्रेशर क्या होगा थोड़ा सा हाई रहेगा। अब ये टिश्यू के संपर्क में आ गया तो अब यहाँ से प्रेशर इसका क्या हो जाता है लो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसका प्रेशर हाई रहता है। तो जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो जो पोषक पदार्थ है, जो भी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, वो आसानी से बहुत जल्दी से क्या अपने अंगों तक या जिस स्थान तक स्थानांतरित होना है उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है हमारे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की चर्चा हम कर लिए थे कल। ओ बना होता है पंपिंग ऑर्गन जिसको हार्ट बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो दोस्तों तो हमने बात की थी कि पहले हम क्या ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ब्लड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पंपिंग ऑर्गन को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि किस
नली द्वारा, किस नली द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, अर्थात ब्लड का स्थानांतरण होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे ब्लड में होता क्या है और कोई पदार्थ का ले जाने वाला क्या है जो पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, अर्थात और हम क्या ब्लड के जो कोशिकाएं होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो जो अपलोड होगा उसमें हम ब्लड को डिटेल में लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेशर जनरेट करता है और क्या तेजी से क्या ब्लड को हमारे कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम पहले आज बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की चर्चा करने से पहले, ब्लड वेसल्स हमारे 3 प्रकार की होती हैं, हमने बात की थी। यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं धमनी, शिरा एवं केशिकाएं। धमनी, शिरा, केशिकाएं। तो इन तीनों को हम आज पढ़ेंगे। इन तीनों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इनकी हिस्टोलॉजी और या हम क्या कह सकते हैं इनके ऊतकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनके ऊतक कैसे बने होते हैं, किस चीज से बने होते हैं। तो हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एक जटिल क्योंकि ये बहुत पतली और हमारे पूरे शरीर में फैली होती है। जटिल होती है इसलिए क्योंकि वो वायर के समान, जैसे क्या कोई वैन हो या कोई मतलब कि जैसे घर में वायरिंग की जाती है उसमें पूरे वायर फैले रहते हैं और क्या बहुत सारे वायर होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में कंप्लीट रूप से एक जाल जैसे पूरा क्या नलिकाओं का जाल फैला हुआ है। जो नलिकाओं का जाल फैला हुआ है उसी की नलिकाओं के थ्रू क्या होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं नलिकाओं के जाल जिस संरचना को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, रक्त नलिकाएं जो होती हैं वो इंट्रिकेट मतलब क्या होते हैं, जटिल नेटवर्क मतलब जाल होते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है वो क्या है, जटिल नेटवर्क होते हैं। आप मतलब के हालो मतलब खोखले ट्यूब। तो जो खोखली ट्यूब नलिकाओं के जाल होते हैं दैट जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट ट्रांसपोर्ट जो पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं या ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। हमारे संपूर्ण शरीर में रुधिर को एक हॉलो खोखली ट्यूब के द्वारा स्थानांतरण किया जाता है और उन खोखली ट्यूब के जाल को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, या उन खोखली ट्यूब को ही हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है, मैंने अभी बात की थी, जो होती है हमारे आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। दोस्तों तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इनकी हिस्टोलॉजी को जान लेते हैं। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 लेयर्स की बनी होती हैं। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी है और वेन है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। उन 3 लेयर का नाम जो है वो हम यहाँ पर बात करते हैं, उन 3 लेयर्स की हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको रिमूव, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये 3 लेयर से बनी होती हैं। कैपिलरीज को छोड़कर जो आर्टरी और वेन होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। उन तीनों लेयर का नाम होता है, पहला होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं क्योंकि ये सबसे बाहर होती है और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है कोलेजन एंड
इलास्टिक फाइबर। तो दोस्तों जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक और कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। और ये जो लेयर होती है ये थोड़ा सा हार्ड लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। और ए लेयर जो होती है इसमें क्या होता है, ए स्ट्रेचेबल होती है, मतलब क्या, ये सिकुड़ सकती है। उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने का मुख्य कारण ये है कि जैसे ही अब जो ब्लड हमारे नलिकाओं में फ्लो हो रहा है, जो ट्यूब है, ट्यूब में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड को पंप करने वाला हार्ट है, और जब हार्ट बीट हाई होती है तो ब्लड का प्रेशर हाई होता है। तो दोस्तों ये ब्लड का प्रेशर जब हाई होगा, इसमें जब प्रेशर हाई होगा तो ये ब्लड जो है, ब्लड इस पर, इनकी दीवार पर क्या एक फोर्स लगाता है। ये जो ब्लड है जब तेजी से फ्लो होगा तो इनकी दीवार पर एक फोर्स लगाता है। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ये फोर्स हाई होगा, जिसकी वजह से ये फैल सकती है। तो दोस्तों इसको फैलने से रोकने के लिए या ओवर एक्सपेंशन, क्या करते हैं, ओवर एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर और क्या, इलास्टिक फाइबर। तो दोस्तों जो एक कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर जो है वो क्या स्ट्रेचेबल होते हैं, जो ओवर एक्सपेंशन, जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है उसको बहुत ज्यादा फैलने से रोकती हैं, कि हमारे अगर क्या ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो रहेगा, और ब्लड प्रेशर अगर लो रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो क्या स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो जो यहाँ पर मैंने जितने भी सब्सटेंस अभी बताया कि सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट रूप से नहीं हो पाएगा, या हम कह सकते हैं कि बहुत स्लोली हो जाएगा। अगर बहुत स्लो पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति एकदम लेजी सा होगा। तो इसके ओवर एक्सपेंशन को रोकती है कौन, हमारे ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। अब ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बाद जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी ट्यूनिका मीडिया। तो दोस्तों ये जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये स्मूथ मसल्स का बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको नहीं पढ़ना है। तो जो स्मूथ मसल्स होती है एक इनवॉल्यूंटरी होती है, इनवॉल्यूंटरी मतलब हमेशा वर्क करते रहते हैं, और ये हमारे इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करेगी, ये हमेशा वर्किंग में रहती है। इनवॉलंटरी मसल्स होती है। उसके अलावा इससे ये क्वेश्चन ये बनता है, जो ये ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिकर होती है, थिकर लेयर होती है, मतलब क्या मोटा स्तर होता है। उसके बाद हम एक बात और यहाँ पर बता दें आपको कि जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो आर्टरी में क्या थिक होती है, एंड वेन में थिन होती है। हम यहाँ पर बताने का अर्थ ये है कि जो हमारी वेन होती है, जो सिराएं होती है, उसमें ट्यूनिका मीडिया लेयर जो है वो पतली होती है, और जो हमारी आर्टरी होती है, जो धमनियां होती है, उनमें ट्यूनिका मीडिया लेयर वो मोटी होती है। तो बस यहाँ तक ट्यूनिका मीडिया में यही एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा इसको बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। तो दोस्तों ये सबसे पतली लेयर होती है, एंडोथेलियम की बनी होती है, स्मूथ एंडोथेलियम मेम्ब्रेन की बनी होती है, मतलब कि मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, एक उसकी स्तर होता है मेम्ब्रेन
की बनी होती है, या हम यहाँ पर कह सकते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। तो ये चपटी कोशिकाओं से बनी होती है, जो कि बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे आंतरिक स्तर होता है। तो ये वाला जो स्तर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा सबसे आंतरिक स्तर होता है जो पतला होता है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं, अगर दोस्तों ये क्या इतनी हो गई हमारे ब्लड वेसल्स की मोटाई, ये हो गई ब्लड वेसल्स की मोटाई, तो ब्लड फ्लो होगा सिर्फ इतने एरिया से। अब ब्लड फ्लो होगा इतने एरिया से, तो जो इस एरिया से, जैसे ए ट्यूब है तो इसकी अंदर की ओर से ये जो लाइनिंग है, जो ये दीवार है, आंतरिक स्तर, लाइनिंग मतलब आंतरिक स्तर, तो जिसका आंतरिक स्तर होता है इसको ल्यूमेन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो दोस्तों चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, सभी क्या तीनों लेयर आर्टरी और वेन में सेम होती हैं, फंक्शन सेम होता है, लेकिन जो चेंज होता है वो क्या, आर्टरी में मेसोथेलियम जो हमारा स्मूथ मसल्स है, ट्यूनिका मीडिया है, वो मोटी होती है, और वेन में क्या होती है, पतली होती है, और कैपिलरीज में ये तीनों लेयर्स नहीं पाई जाती हैं। तो इन सभी में अंतर क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ए ल्यूमेन है, जो ल्यूमेन है, इसमें ल्यूमेन और इसमें ए आर्टरी है, ए आर्टरी है और ये वेन है। आर्टरी में ल्यूमेन का एरिया क्या होता है, कम होता है। आर्टरी में ल्यूमेन का एरिया कम होता है और वेन में ल्यूमेन का एरिया ज्यादा। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब क्या, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। अर्थात जब कोई एरिया कम होगा तो उसमें प्रेशर अधिक होगा, अगर क्या एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज्यादा है। तो ए ल्यूमेन के एरिया, क्योंकि ब्लड फ्लो इसी से होगा, तो ल्यूमेन के एरिया अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो वेन होती है उसमें ब्लड का फ्लो स्लो होगा। अर्थात जो हमारे सिराएं होती है, जो सिरा होता है उसमें ब्लड का फ्लो स्लो होता है। किसकी अपेक्षा, आर्टरी की अपेक्षा। आर्टरी में जो ल्यूमेन होता है उसका एरिया कम होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है या फास्ट होता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो हमारी होती है इसमें जो हमारे क्या है ट्यूनिका मीडिया होती है वो लेयर मोटी होती है, इसमें ट्यूनिका मीडिया लेयर जो होती है वो पतली होती है। तो दोस्तों इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मैंने लेयर्स को बता दिया, आर्टरी और वेन्स में थोड़ा सा अंतर बताया। बाकी मैं आगे जो और अंतर है तो नेक्स्ट क्लास में आर्टरी वेन में डिफरेंस करके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देते हैं कि जो आर्टरी और वेन होती हैं वो कैसे बनती हैं, इनका वर्क क्या होता है, क्या करते हैं। इनमें थोड़ा सा एक दो अंतर और है, हम उसको कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिफरेंस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम हार्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये आप मान लीजिए ये आपका हार्ट है जो 4 चेम्बर्ड है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो हार्ट होता है, हार्ट से एक ब्लड वेसल्स निकलती है जो हमारी बॉडी को जाती है। तो दोस्तों ये इस ब्लड वेसल्स का नाम हम बोलते हैं आर्टरी। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकल रही है, तो वे ब्लड वेसल्स, वे नलिकाएं हैं जो हृदय से रुधिर को शरीर तक पहुंचाती हैं। यहां से ब्लड निकल करके कहां पर जा रहा है, बॉडी में। कहां पर जा रहा है, बॉडी में। तो दोस्तों वे रुधिर वाहिनियां जो ब्लड को हृदय से शरीर में पहुंचाती हैं, या वे रुधिर वाहिनियां जो हृदय से शरीर तक फैली होती है, उसे हम बोलते हैं आर्टरी या धमनी। तो यहाँ से निकलता है महाशिरा, जिसको ऑर्टा बोलते हैं। ऑर्टा निकल के बार बार बढ़ जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टरी बोलते हैं। और आर्टरी टिश्यू में बढ़ जाती है, बार बार बढ़ जाती है, तो उसको आर्टियोल बोलते हैं। और बहुत पतले पतले महीन धागे जैसी संरचना बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपिलरीज। तो आप लोग अपनी आंखों में देख सकते हैं जो पतली पतली ब्लड वेसल्स दिखती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पर ये कैपिलरीज होती है। अब इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर मैंने बोल दिया इसको, यहाँ पर हम इसको आर्टरी बोल देते हैं।
एक क्या है आर्टा मान लेते हैं, आर्टा, बाकी आगे डिटेल हम करेंगे। आर्टा, ए आर्टरी, आर्टा, और इसको हम कैपिलरीज, यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरी। तो एक केस क्या होती है, अब ब्लड कहाँ पर हमारे टिश्यू तक आ गया है, अब ये कैपिलरीज कंबाइंड हो जाती हैं, कंबाइंड हो करके यहाँ पर बनाती हैं वेन्यूल। क्या बनाती है दोस्तों, वेन्यूल, और वेन्यूल मिल करके क्या बना देते हैं यहाँ पर वेन, ये बना देते हैं वेन, और ये वेन जा करके यहाँ पर वेन जा करके मिल करके ये बना देते हैं हमारा वेना कावा। क्या बना दोस्तों, वेना कावा। तो दोस्तों ये वेना कावा बन जाता है। तो हम देख रहे हैं वेन कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये बॉडी से, कहां से, बॉडी से कहां तक जा रही है, हमारे हार्ट तक। तो दोस्तों वे ब्लड वेसल्स जो बॉडी से हार्ट तक जाती हैं, या वे ब्लड वेसल्स जो रुधिर को कहां तक, ब्लड रुधिर को हार्ट तक ले जाती हैं, उन्हें हम वेन कहते हैं। जो देखो बस इतना याद रखना, जो हृदय में आ रही हैं वो होंगी हमारे शिराएं, जो हृदय से जा रही हैं वो क्या होंगी हमारे धमनियां। तो जो जा रही है वो धमनी, जो आ रही है वो शिरा। तो इतना आपको याद करना आर्टरी और वेन। और एक बात और बता दें दोस्तों, जो हमारा आर्टरी होती है उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर उसमें कोई वाल्व लगा दिया जाए तो उसके फटने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जो आर्टरी होती हैं उसमें कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। वाल्व मतलब जो क्या, जैसे कि हम कार्डियक स्फिंक्टर पढ़े थे, डाइजेस्टिव पाइलोरिक स्फिंक्टर, और जो हमारा एम्पुला ऑफ वेटर या स्फिंक्टर ऑफ ओडी, तो जो ये सारे वाल्व पड़े हैं उसी तरीके के जो वाल्व होते हैं जो क्या करते हैं ब्लड फ्लो को रोकते हैं। तो वही ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जो वाल्व बनते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारी ट्यूनिका इंटरना होती है, जो ट्यूनिका इंटरना जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो वाल्व का निर्माण भी करती है। ये जो ट्यूनिका इंटरना है ये वाल्व का निर्माण करती है। ये क्या करती है, फॉर्म्ड वाल्व्स। लेकिन ये वाल्व्स को बनाती है, लेकिन कहां पर बनाती है, सिर्फ वेन में बनाती है। किसमें बनाती है, वेन में। तो दोस्तों सबसे बड़ी अगर आर्टरी पूछे, सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है क्या, ऑर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होती है ऑर्टा। और स्मॉलेस्ट जो आर्टरी होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है उसको आर्टरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टरियोल। और जो स्मॉलेस्ट वेन होती है उसको वेन्यूल बोलते हैं, और जो लार्जेस्ट वेन होती है उसको वेना कावा बोलते हैं। अब देखिए तो मैंने बात की कि जो वेन होती हैं उसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाल्व का निर्माण करती है ट्यूनिका इंटिमा, जो ब्लड वेसल्स की लेयर होती है उसके सबसे आंतरिक लेयर जो होती है वो बनाती है वाल्व को। तो वो वाल्व को बनाती है, तो वाल्व प्रेजेंट किसमें होते हैं, वेन में प्रेजेंट होते हैं, वेना कावा में एब्सेंट होते हैं। वेन में प्रेजेंट होते हैं, वेना कावा में एब्सेंट होते हैं। तो अभी आप कहोगे सर आपने बताया कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड प्रेशर हाई होता है या ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर हाई रहता है तो वाल्व का रहना मुश्किल है। तो दोस्तों प्रेशर इसमें हाई रहता है क्योंकि इसका एरिया कम है, तो आर्टरी में प्रेशर हाई रहता है, लेकिन वेन का जो ल्यूमेन है वो चौड़ा है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर कम रहता है। तो अगर प्रेशर कम है तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। बैक फ्लो मतलब जिस ओर से जा रहा है वो उसी ओर से वापस आ सकता है, इसलिए उसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो दोस्तों जहां तक है जितना मैंने बताया आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में फिर से मेंशन करिए, इस पर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखा करो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आर्टरी और वेन में डिफरेंस है, डिफरेंस उसके बाद क्या हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो कंप्लीट ब्लड को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद।